दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक द स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक पागल हाथी जिसने कि 2 घंटे के अंदर 30 हाथी मार दिए थे और उसके बाद वो हाथी वहां से भाग के चला गया था और उसके बाद भैंसों को अपना निशाना बनाने लगा था। यानी जिस पशु के बाड़े में जाता था उस बाड़े में जितनी भैंसें होती थीं उन्हें मार देता था, लेकिन गाय को नहीं छूता था। और मर्विन स्मिथ ने पिछली स्टोरी में बताया था कि उस हाथी को कैसे मारा गया, ये मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में। तो उस अगले चैप्टर का नाम है द फैक्ट ऑफ द आनापाई। अब कोयम्बटूर के कलेक्टर के पास बहुत सारे लेटर्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट लेटर्स, कि हमारा नुकसान हुआ है, हाथी के द्वारा हमें हर्जाना दिया जाए। और उस हाथी से निपटने के लिए मोटा इनाम रखा गया था ताकि जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए। इस हाथी ने केवल वो 30 हाथी नहीं मारे थे जो कि उस खेड़ा यानी बाड़े और गड्ढे में थे, उसने बहुत सारे सरकारी पालतू हाथी भी मार दिए थे और उसकी वजह से काम भी रुक गया था, वहां से हाथी हटाने पड़ गए थे। पता नहीं कितनी सारी भैंसें इसने मार दी थी और कोलेगल इलाके के बहुत सारे गांव लोगों ने खाली कर दिए थे कि पता नहीं कब वो हाथी उनकी तरफ बढ़ चले। सारी फसलें चौपट होने लगी थी क्योंकि अब उनका कोई रखवाला ही नहीं था। सरकारी काम भी रुका पड़ा था। अब मिस्टर थियोबाल्ड, जो कि असिस्टेंट थे मिस्टर सैंडरसन के, जो कि जाने माने हाथी पकड़ने वाले थे, उस वक्त मद्रास गवर्नमेंट में काम करते थे और बहुत ही उत्सुक थे इस हाथी को मारने के लिए। तो उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई कि मार दो इस दैत्य को, इस दानव को। करीब 6 महीने हो चुके थे जब से यह पागल हाथी अपनी कार्रवाई कर रहा था और बहुत बड़ा नुकसान भी कर चुका था। अब तरह तरह के ट्रैप्स लगाए गए, लेकिन किसी भी तरह का ट्रैप कामयाब नहीं हो रहा था। कई बार यह हाथी घायल हो चुका था और घायल होने से यह समझ चुका था कि दिन में आदमी मुझे देख लेता है, तो इसने दिन में वारदात करनी बंद कर दी थी। अब यह सारी वारदात रात में करता था। अब ये एक जगह भैंसों को मारता था और उसके बाद समझ जाता था कि अब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, तो उस इलाके को छोड़ देता था, 20-25 मील दूर चला जाता था और वहां पर भी कर देता था नई वारदात। और इसकी एक और खास बात थी, जिस रास्ते से चल के एक बार जाता था, जब उसी इलाके में दोबारा जाना होता था तो ये नए रास्ते से जाता था, क्योंकि इसे मालूम था कि इंसान को उसके पैरों के निशान से उसका पुराना रास्ता मालूम चल चुका है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इनाम रखा था वो बहुत बड़ा इनाम था, उसके चलते बहुत सारे लोकल शिकारी इसे मारने आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनके भाग्य ने साथ दिया और यह हाथी मर गया तो वो धनवान बन जाएंगे। लेकिन सबकी कोशिशों का कोई फल नहीं निकला। हालांकि हाथी दिखता ही नहीं था, लेकिन वारदात वो उतनी ही कर रहा था जितनी पहले करता था, बस उसने वक्त बदल दिया था। अब जो उस इलाके के तमिल रेजिडेंट थे वो इस हाथी को बोलते थे आहने पाई, यानी हाथी रूपी दैत्य। और वो इसको शांत करने के लिए मुर्गे की बलि देते थे और भेड़ की बलि देते थे। अब कैप्टन गॉडफ्रे, जो कि इसको मारने के लिए आए थे, 1 महीना कैंपिंग करते रहे जंगल में, लेकिन उस हाथी की शक्ल भी नहीं दिखी। अब आए मिस्टर थियोबाल्ड। अब सबसे पहले उन्होंने सारे लोकल शिकारियों को इकट्ठा किया, उनके साथ मीटिंग की, ये पूछा कब कब आपने क्या क्या देखा और आपने कौन कौन से उपाय किए जो उपाय चले नहीं या फिर हाथी को पता चल गए। अब सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि क्या वजह थी कि यह हाथी भैंसों से नफरत करता है, और उसका जवाब मिला कि जब शिकारी उस पर गोली चलाते थे तो वो भैंसों के पीछे छिपे होते थे।
तो हाथी के मन में आ गया था कि ये गोली भैंसों की वजह से चली है। शिकारियों ने जमीन में गड्ढा खोदा, उसके चारों तरफ एक फेंस लगाई कि कहीं उस गड्ढे में पालतू जानवर ही ना गिर जाएं शिकारियों के ऊपर। और उसके बाद वो हाथियों का इंतजार करने लगे। उस बाड़े के चारों तरफ बहुत सारी भैंसें जमा हो गईं। उन भैंसों का गोबर बहुत ज्यादा बदबू मार रहा था और उसकी वजह से कीड़े भी आ रहे थे। अब जो फेंस के बाहर भैंसें खड़ी थी वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी और उन्होंने अपना चेहरा उस तरफ मोड़ दिया था जिस तरफ से हवा आ रही थी। लग रहा था भैंसों ने कुछ ऐसा देख लिया है जिससे वो डर गई है। दोस्तों, मैं स्टोरी सुना रहा हूं, पीछे से सांबर डियर की कॉल हो रही है, यानी पीछे जो पहाड़ दिख रहा है वहां टाइगर अभी शिकार कर रहा है। लेकिन उन भैंसों के इतने सारे पैर थे, शिकारी गड्ढे में थे कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब सारी भैंसें गड्ढे की तरफ ही आ गईं, फेंसिंग के किनारे जमा हो गईं, जैसे कि वो बचाव करना चाहती हो। वो मदद मांग रही थीं उन इंसानों से जो कि उन्हें मालूम था गड्ढे के अंदर है। अब शिकारी अलर्ट थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ अनोखा होने वाला है और उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये वही हाथी आने वाला है जिसके इंतजार में ये लोग बैठे हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। समय बीतता गया, धीरे धीरे भैंसें भी नॉर्मल हो गईं। मॉर्निंग में उस फेंस जो कि गड्ढे के चारों तरफ बनी थी उसके आसपास हाथी के पैरों के निशान दिखे। लेकिन उस हाथी ने उस फेंस को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की थी। हाथी वहां पर आया था और उसे इंसान की गंध मिल गई तो चुपचाप बिना कोई आवाज किए वहां से चला गया। अब शिकारियों को मालूम चल चुका था कि ये प्लान तो हाथी को मालूम चल गया, अब ये कामयाब नहीं होगा, कुछ नया सोचना होगा। हाथी के ट्रैक को फॉलो करना कहीं से भी कोई समझदारी वाला काम नहीं था, क्योंकि वो इतना चालाक हो चुका था। जब वो चारा खाने जाता था तो एक डिटूर करके आगे जाके खड़ा हो जाता था, ऐसी पोजीशन ले लेता था कि उसे अपने पैरों के निशान भी दिखते रहे। इसके सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि जब भी इसके पीछे कोई आता था, जब तक उसे हाथी की पोजीशन मालूम चले उसके पहले ये उनकी पोजीशन जान लेता था। और जब तक लोग उस हाथी को ढूंढने जा रहे होते थे, ये उन्हें देखकर एक जोरदार चिंगाड़ मारता था और वो आदमी दाएं बाएं तितर बितर हो जाते थे और उतनी ही देर में ये 20 मील दूर निकल जाता था। अब बहुत सोच विचार के बाद एक महावत ने एक प्लान सुझाया और सबने उस पर विचार किया और सोचा कि यही प्लान ठीक है उस हाथी को मारने के लिए। अब 2 फीमेल हाथी उठाई गईं जो कि सरकारी हाथी थीं, सरकारी काम में लगी होती थीं और काफी समझदार थीं। और उनको सिखाया गया कि जब भी कोई दूसरा हाथी दिखे अपनी सूंड उठाओ, और वो सीख चुकी थी। अब जैसे ही कोई हथनी अपनी सूंड उठा के इंडिकेशन देती थी दूसरे हाथी के होने के बारे में, तो उसे इनाम दिया जाता था। उसे गुड़ देते थे, बहुत सारी खाने पीने की चीजें देती थी। तो उन दोनों हथनियों में होड़ थी कौन पहले अपनी सूंड उठा के बताएगा। तो अब कंडीशन ये हो गई थी कि जहां पर ये हथनियां हैं वहां से 100-200 गज के अंदर अगर कोई दूसरा हाथी आएगा तो शिकारियों को मालूम चल जाएगा। अब जब ये हथनियां ट्रेंड हो गई तो थियोबाल्ट ने अपना हौदा एक हाथी के ऊपर लगाया और अपने साथ कुछ लोकल शिकारी लिए जो कि बैठे दूसरे हाथी पर। करीब 15 मील खाक छानी इन लोगों ने पहले ही दिन में, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अगले दिन जब ये लोग बैम्बू ट्रेल के पास से जा रहे थे तो दोनों हाथियों ने या दोनों हथनियों ने दाहिने साइड इशारा किया, सूंड उठाई। अब बंदूकें तैयार कर ली गई और एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुका था। दोनों हाथियों के बीच में 400 गज का फासला रखा गया और दाहिने तरफ जहां उन्होंने सूंड उठाई थी
उस तरफ दोनों हाथियों को बढ़ने का इशारा किया गया। अब डालों के टूटने की आवाज सुनाई दी, यानी वो दैत्य, वो पागल हाथी कुछ दूरी पर खाना खा रहा था। जंगल और घना हो गया था। कई डालों के बीच से कुछ काला काला नजर आया और फिर उसके सफेद दांत भी चमके, यानी कि ये टस्कर था, सोलो टस्कर, और शायद ये वही था जिसकी इन लोगों को तलाश थी। अब ये लोग थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन अभी तक उस हाथी को खबर नहीं लगी थी इन लोगों के आने की। 20 गज और आगे बढ़े। अब एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए इनकी दूरी पर्याप्त थी, लेकिन तभी एक हाथी का बच्चा पास से निकल आया और फिर 2-3 फीमेल भी निकल आई। यानी ये रोग एलिफेंट नहीं था, ये हाथियों के झुंड के बीच का एक टस्कर था। तो फिर से इन लोगों के हाथ लगी निराशा और ये ट्रेंड हाथियों के ऊपर जाने का, यानी कि हथनी इशारा करेगी और ये ढूंढने जाएंगे, ये प्लान भी छोड़ दिया गया। थियोबाल्ड बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा इरिटेटेड थे, क्योंकि काफी टाइम हो गया था और अभी तक वो उस हाथी को मारने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब उसने मदद लेने की सोची अपने शोलिगा दोस्तों से। शोलिगा उस इलाके की ट्राइब थी जो कि जंगल में ही रहती थी। हाथियों के ढूंढने के ये लोग माहिर थे। पूरे विश्व में इनसे बढ़िया जंगल ट्रैकर कोई नहीं था। बूमै गौड़ा, जो उनका मुखिया था, वो थियोबाल्ड को बड़े अच्छे से जानता था और थियोबाल्ड ने उसके ऊपर कुछ एहसान भी किए हुए थे। तो थियोबाल्ड ने बूमै गौड़ा के पास मैसेज भिजवाया कि आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और बूमै गौड़ा आ गया। अब बूमै गौड़ा ने बोला कि मैं श्रीमान जी के सामने उस पागल हाथी को लेके आऊंगा, आप चिंता ना करें। अब थियोबाल्ड ने बोला, क्या कह रहे हो? तुम उस पागल हाथी को मेरे पास लेके आओगे? क्या तुम खुद पागल हो चुके हो? बूमै गौड़ा ने कहा, वो श्रीमान जी खुद देखेंगे। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। जहां पर आपने अपने छिपने का अड्डा बनाया होगा, वो पागल हाथी खुद ब खुद चलकर आपके सामने हाजिर होगा और तब आप आसानी से उसे गोली मार सकते हैं। और उसके बाद बूमै गौड़ा ने और कोई एक्सप्लेनेशन या रीजन नहीं दिया। उसने कहा कि मैं उसको कैसे आपके पास लाऊंगा यह आपको बताऊंगा जब वो मर चुका होगा। अब जो लोकल शिकारी थे वो हंस रहे थे बूमै गौड़ा की बात को सुनकर, और वो लोग उसे जंगली कहकर बुलाते थे। लेकिन थियोबाल्ड को मालूम था कि बूमै गौड़ा झूठ नहीं बोलता और वो अपने वचन का पक्का है। 1 हफ्ते बाद एक शोलिगा थियोबाल्ड के पास आया और बोला कि जो पानी के पास छिपने का ठिकाना आप लोगों ने बनाया था, आप लोग वहां पर पहुंच जाएं अपनी तैयारी के साथ और तब तक कैंपिंग करें जब तक वहां पर बूमै गौड़ा ना आ जाए। जो स्पॉट उसने बताया था वहां पर एक नाला भी था, बहुत सारी चट्टानें भी थी, 10-10 फीट ऊंची मिट्टी भी थी, और जो पानी बहता था उसकी चौड़ाई थी 10 से 15 फीट। अब जंगल तो घना था, लेकिन उसके नीचे कोई झाड़ियां नहीं थी, यानी दूर से देखा जा सकता था अगर हाथी आ रहा हो तो। और अगर पानी के पास कोई जानवर आ रहा है तो आप तो उसको देख सकते हैं, लेकिन वो जानवर आपको नहीं देख सकता, क्योंकि 10 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले हैं। शिकारियों को बोला गया था, आप नाले के बाएं किनारे से 1 मील की दूरी पर कैंपिंग करें और जब बूमै गौड़ा आ जाए तो फिर इस डायरेक्शन में बैठें कि आपको दायां किनारा नजर आए, क्योंकि हाथी दाएं किनारे से आएगा। और वो लोग किसी मचान पर या पेड़ पर ना बैठे, क्योंकि उससे उनकी गंध दूर तक जाएगी और हाथी उसे सूंघ लेगा और फिर वो आएगा नहीं। तो वो पानी की तरफ मिट्टी के पीछे जमीन पर लेट जाए तो उनकी गंध हाथी तक नहीं पहुंचेगी। 2 दिन बाद बूमै घोड़ा आ गया और उसने बोला, आप लोग जल्दी कीजिए, हाथी 10 बजे तक
वहां पहुंच जाएगा। थियोबाल्ड और उनके साथ एक शिकारी ने पोजीशन ले ली। जैसा कि शोलिगा ने बताया था, उनको सख्त हिदायत दी गई थी, किसी भी तरह से आप हाथी को नजर नहीं आने चाहिए। बस आप अपना सर ऊपर उठाइए, निगाह रखिए कि हाथी आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मैं खुद जा रहा हूं दोबारा ये देखने कि हाथी उसी डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा। अपने आप को मिट्टी के पीछे छिपाकर ये लोग बैठे रहे और तभी इन्होंने देखा 9:30 बजे एक बड़ा सा हाथी उस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ आ रहा है, जैसा कि बोमेगुड़ा ने बताया था। ये बहुत ही खतरनाक हाथी नजर आ रहा था और उसकी सूंड जमीन से टच कर रही थी। वो जमीन में भी कुछ सूंघते सूंघते चल रहा था। बीच बीच में वो रुकता था, अपनी सूंड ऊपर उठाता था, चारों तरफ घुमाता था, जैसे कि जायजा ले रहा हो कि उसका कोई दुश्मन तो नहीं है। और जब उसे यकीन हो जाता था कि उसका कोई दुश्मन यहाँ पर नहीं है, फिर वो आगे बढ़ने लगता था और वो आ रहा था उसी डायरेक्शन में जहां पर ये शिकारी छिपे थे। थियोबाल्ड ने इशारा किया दूसरे शिकारी को, सावधान रहना, किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और थियोबाल्ड चाहता था कि वो साइड से शॉट मारे, यानी कि हाथी के कान के नीचे। ऐसे ही करके उसने कई हाथी मारे थे एक सिंगल शॉट में। लेकिन जिस डायरेक्शन से वो हाथी आगे बढ़ रहा था, साइड शॉट की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो थियोबाल्ड ने डिसाइड किया कि वो माथे के बीच में, जहां हाथी का ब्रेन होता है, वहां गोली मारेगा। हाथी को मारने के लिए ये दूसरी सबसे बेहतरीन जगह होती है। हाथी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अब करीब 20 कदम की दूरी पर था। अचानक से हाथी रुक गया और उसने अपने कान आगे किए, यानी कि हाथी को कुछ समझ में आ रहा था। ऐसा करने से थियोबाल्ड का कंसंट्रेशन भंग हो गया और उसने उसी वक्त गोली चला दी उस हाथी पर। शॉट ब्रेन से करीब 6 इंच नीचे लगा, उस जगह पर जहां पर हाथी की हड्डियां सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। दूसरा शॉट मारने की गुंजाइश नहीं थी। हाथी उनकी तरफ चिंगाड़ के बढ़ने लगा और उसने मिट्टी में दांत घुसा दिए। शायद हाथी ने नाला नोटिस नहीं किया था। अब जिस मिट्टी के ढेर पर हाथी ने टक्कर मारी थी, थियोबाल्ड और उनका शिकारी दोस्त धमक से नीचे गिर पड़े। गिरने के बाद बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और नाले में भाग खड़े हुए। उन्हें अपनी बंदूकों का भी ध्यान नहीं रहा, जो कि गिरने से नीचे गिर गई थी। बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी। थियोबाल्ड को मालूम था कि अगर वो भागे नहीं और हाथी जब दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा, 1 मिनट नहीं लगेगा उनकी जान जाने में। अब नाले में जो पत्थर थे, उनके बीच से वो लोग भागने का रास्ता खोज रहे थे, जहां से वो निकल जाए हाथी की रेंज से बाहर। लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अभी वो 50 कदम ही आगे बढ़े थे कि उन्हें लगा धरती नीचे आ गई है। इतनी जोरदार आवाज हुई। अब इनको समझ में आ गया था कि हाथी के दांत जिस मिट्टी के ढेर में गड़ गए थे, उसको हाथी ने नीचे गिरा दिया है और अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। थोड़ी देर तक हाथी को चक्कर से आ रहे थे, क्योंकि उसके माथे पर गोली लगी थी, लेकिन अभी भी वो अपने शिकार को ढूंढ रहा था। थियोबाल्ड और दूसरा शिकारी भाग रहे थे और हाथी ने उनके कदमों की आहट को सुन लिया था। अब वो उनके पीछे आ रहा था और इस घटना का वर्णन थियोबाल्ड ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह से किया है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था और मुझे लग रहा था अब मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता। अब वो दूसरा शिकारी मुझसे आगे भाग रहा था और उसे एक झाड़ी नजर आ गई थी और उसने छलांग मार के उसकी शाखाओं को पकड़ लिया और वो नाले से बाहर आ चुका था। और उसके बाद थियोबाल्ड को लगा कि हाथी की ठंडी सूंड उसके गले के चारों तरफ लिपट चुकी है और उसका दम घुट रहा है। अब थियोबाल्ड को लग रहा था कि जिस तरह से उस खेड़े के पास में एक शिकारी को हाथी ने 2 हिस्सों में चीर दिया था, शायद मेरा भाग्य भी यही है और अब मेरे साथ यही होने वाला है। लेकिन ये मेरे ख्याल थे। तब तक मैं उस डाल तक पहुंच गया
जिसको पकड़ के वो शिकारी नाले के बाहर निकल गया था। लेकिन थियोबाल्ड के पैरों में जान नहीं थी और उधर से वो शिकारी चिल्ला रहा था, जल्दी करो, भागो। लेकिन मेरा सर चक्कर खा रहा था, मुझसे भागा नहीं जा रहा था। तभी ऊपर से बोमागोड़ा नीचे को उतरा। उसने अपना हाथ मुझे पकड़ाया और मुझे खींच लिया ऊपर। मैं नीचे से ऊपर कैसे गया मुझे नहीं मालूम। अब मैं ऊपर था, मेरे साथ थे बोमागोड़ा और वो शिकारी। हमने नीचे देखा, हाथी नीचे पहुंच चुका था, जोर जोर से चिंगाड़ रहा था और उस झाड़ी को टुकड़ों में बदल रहा था जिसकी मदद से हम लोग ऊपर चढ़े थे। अब थियोबाल्ड को लग रहा था अगर बोमागोड़ा नहीं आया होता तो ये जो झाड़ी है उसकी जगह पर मैं होता और मेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे होते। मैंने बोमागोड़ा का हाथ जोर से दबा दिया। उसने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली थी। अब जब हाथी को लगा कि वो हम तक नहीं पहुंच सकता तो वो वापस दूसरे किनारे पे चढ़ने की तरफ चल पड़ा और हमें लगा अब यह हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि हमारी बंदूकें तो 200 गज दूर पड़ी थी। लेकिन नहीं, तभी एक शोलिगा उन बंदूकों को उठा के ले आया, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़े थे बोमागोड़ा ने शोलिगा को भेज दिया था कि जाओ बंदूकें ले आओ। अब बोमागोड़ा ने बोला, हुजूर यहां से आइए, आगे जाके नाला एक जगह मुड़ता है, हम उस हाथी से पहले वहां पहुंच जाएंगे। हम जल्दी से वहां पहुंचे और कुछ झाड़ियों के पीछे अपने आप को छिपा लिया। अब हमें हाथी के आने की आवाज सुनाई दी। वो पत्थरों पर इतनी आवाज करके चल रहा था जैसे पशुओं का झुंड आवाज करते हुए चलता है। उसके घाव से खून निकल रहा था, उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था और वो अपने कान झटक रहा था। थियोबाल्ड ने कहा, अब मैं काफी शांत था, क्योंकि मैं हाथी के सामने सेफ पोजीशन पर था। हाथी मुझसे 10 कदम की दूरी पर था। मैंने उसके कान देखे और निशाना मार दिया। एक गोली लगते ही हाथी नीचे गिर गया। थैंक गॉड, अब ये हाथी मेरा है। अब स्मिथ बोलते हैं कि पुराने शिकारी इस बात को समझ सकते हैं कि बोमागोड़ा ने क्या प्लान अपनाया था, जो कि गारो हिल्स और साउथ इंडिया के ट्राइब्स अपनाते हैं हाथी को पकड़ने के लिए। इसके साथ पानी मिलाया जाता है और इसको जमीन पर गिरा दिया जाता है। मेल एलिफेंट इसको सूंघते सूंघते आगे बढ़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। बोमागोड़ा ने वही हाथी के रास्ते में डाल दिया था और यहां तक डाला था जहां तक वो चाहता था कि हाथी आए। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी और अंत हुआ उस पागल हाथी का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।